नमस्ते छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की उपादेयता के बारे में चर्चा की थी और उसी के साथ जो जुड़कर मुद्दा आया था प्रयोजनमूलक हिंदी की चुनौतियाँ, इसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिएगा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रयोजनमूलक की उपादेयता के अंतर्गत वो सभी बातें देखी है कि प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है और उसके आधार पर वो काम कर रही है। इतना होने के बावजूद भी प्रयोजनमूलक हिंदी के आज बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां जो है हम इस मुद्दे के भीतर देखने वाले हैं। चुनौतियों को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी का जो परिवेश है भारत भर में वो किस प्रकार का है और उसके संदर्भ में क्या क्या वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही है वो बातें जो है थोड़ी सी इसमें मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की चुनौतियां हम देखने वाले हैं। उससे होगा ये कि ये प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थिति को देखने के बाद ही आपको प्रयोजनमूलक हिंदी की चुनौतियां समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बातें पहले मैं कहूँगा। देखिएगा, हुआ ये था कि आज़ादी के बाद भारत के जितने भी तत्कालीन समय के नेतागण थे, राजनेता थे या राजकाज में जिन्होंने भारत के राजकाज को संभालने का दायित्व वहाँ पे निभाया, तो उन लोगों ने, तत्कालीन नेताओं ने राजकाज की भाषा के रूप में अर्थात राज प्रशासन चलाने की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को वहाँ पे स्वीकारा। और हिंदी को स्वीकारने के बाद वहाँ पे ये महसूस किया गया कि भारत की जो प्रशासन की भाषा हिंदी होनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे हिंदी को वो स्थान दिया गया क्योंकि हिंदी ने इसके पहले आज़ादी के लड़ाई में बहुत कुछ वहाँ पे योगदान दिया था। परिणाम ये हुआ कि उस योगदान का फल जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहाँ पर भी कुछ बातें राजनीतिक तौर पर सामने आ गई और अहिंदी या गैर हिंदी राज्यों की तरफ से ये बात उठाई जाने लगी कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। तो वहाँ पे हिंदी जो स्वतंत्र राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी, उसके बाद ये हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सह राजभाषा के रूप में वहाँ पे उसको मान्यता दी गई। अर्थात जिन राज्यों की हिंदी मातृभाषा नहीं है उन राज्यों में अंग्रेजी के माध्यम से भी प्रशासन चलाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान जो है तत्कालीन समय में किया गया। परिणाम ये हुआ कि आज ये हम गतिविधियां देख रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कार्यालयीन कामकाज जो है चलता है। तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला, फिर भी वो किस रूप में मिला, ये बातें मैंने थोड़ी सी आपको बताई। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, आज साहित्य, कला, फिल्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संचार, बाजार, विधि आदि क्षेत्रों में हिंदी अपनी महत्ता जो है कायम कर चुकी है। मतलब आज भारत के ये सभी क्षेत्र जो है, फिल्म होने दीजिए, ज्ञान विज्ञान का होने दीजिए, संचार माध्यमों का होने दीजिएगा, बाजार का होने दीजिएगा, विधि न्याय व्यवस्था का होने दीजिएगा, वहाँ पे हिंदी ने अपनी जो महत्ता जो है वो कायम की है और वहाँ पे हिंदी पूरी सक्षमता के साथ काम कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद जब वहाँ पे आर्थिक या मुक्त बाजार की व्यवस्था वहां पे सामने आ गई, तो स्थितियां भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के रूप में वहां पे सामने आ गई। मतलब संपूर्ण जो विश्व है एक मंडी के रूप में वहां पे स्थापित किया गया, मतलब बाजार है इस रूप में। तो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के चलते हिंदी का प्रचार भी वहां पे बहुत कुछ हुआ दिखाई देता है। मतलब विदेशी कंपनियां भारत में आ गई, भारत की कुछ कंपनियां विदेश में माल बेचने के लिए जा रही थी। तो ये बातें जो है वैश्विक स्तर पर होने लगी और विदेश की कंपनियां जब भारत में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रही थी तो उनको ये महसूस होने लगा कि यहाँ पर अगर हमें प्रोडक्ट बेचना है तो हमें यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो हिंदी की जो है अध्ययन या ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विश्व पटल पर जाकर वहाँ पे गई हुई दिखाई देती है। तो इसलिए भूमंडलीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण यहाँ पे हिंदी का और अधिक प्रसार हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी जो है और अधिक प्रशस्त या वृद्धिंगत होती गई। मतलब जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जा रही थी वहाँ पे हिंदी से कुछ बातें अनुवादित होकर वहाँ पे गई और हिंदी में क्या लिखा जा रहा है वो अनुवाद के कारण जो है वहाँ पे स्पष्ट हो गया। उसके साथ साथ
हिंदी में रोजगार का होना भी इसकी एक अपनी खासियत बन गई। मतलब हिंदी अध्यापन की एक भाषा बन सकती है, रोजगार की एक भाषा बन सकती है, जिसके बल पर लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। उसके कारण भी हिंदी को वहां पे महत्व प्राप्त हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आज के बाजार की आवश्यकता के रूप में हिंदी आवश्यक या अनिवार्य बन गई है। मतलब आपको भारत के बाजार में अगर उतरना है तो आपको हिंदी के बिना आप वहां पे काम नहीं चला सकते, क्योंकि ग्राहकों की भाषा, आम आदमी की भाषा जो है हिंदी है। इसलिए वहां पे आज के बाजार की आवश्यकता जो है हिंदी बन गई है। साथ ही साथ हिंदी ने करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है, और रोजगार के कारण वहां पे हिंदी आज बखूबी वहां पे अपना दायित्व निभा रही है। अनेक विश्वविद्यालयों में राजभाषा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कोर्स भी वहां पे संपन्न हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस रूप में वहां पे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, तो ये भी प्रावधान किया गया कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं उनको सिखाने के लिए, उनको हिंदी समझ में आने के लिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में राजभाषा प्रशिक्षण प्रमाण कोर्स जो है वहां पे चलाए गए, और वो आज भी चल रहे हैं, और उसके माध्यम से भी हिंदी जो है अनेक लोगों तक पहुंच रही है। साथ ही साथ हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बखूबी विस्तृत हो रही है। मतलब आज विश्व भर में लगभग 172 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन वहां पे चल रहा है। अमेरिका में बहुत सारे विश्वविद्यालय जहां पे हिंदी को पढ़ाया जाता है, जापान में भी वहां पे हिंदी को पढ़ाया जाता है, चीन में पढ़ाया जाता है। मतलब विश्व के जितने भी प्रगतिशील राष्ट्र है वहां पे हिंदी को वहां पे पढ़ाया जा रहा है। विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था, बढ़ता बाजार, हिंदी का उपभोक्ता वर्ग, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, प्रवासी भारतीय, विश्व बंधुत्व भाव आदि बहुत सारे कारणों के कारण वहां पे हिंदी जो है विश्व पटल पर वहां पे विस्तृत होती जा रही है और हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। अभी मैंने ये बात की थी कि मतलब विदेशों में भी हिंदी का अध्यापन जो है वहां पे हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे बहुत बड़े प्रगतिशील राष्ट्र में सप्ताह में एक दिन, मतलब 7 दिन के सप्ताह में एक दिन हिंदी भाषा में एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया गया है। मतलब अमेरिका जैसे बहुत बड़े राष्ट्र ने सप्ताह में एक दिन हिंदी भाषा में समाचार बुलेटिन का प्रसारण वहां पे शुरू किया गया है। दुनिया में समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा के माध्यम से निकलते हैं। मतलब हिंदी का पाठक वर्ग जो है कितना बड़ा है हम वहां पे देख सकते हैं। दुनिया की भाषाओं में सबसे ज्यादा माध्यम के रूप में अपनाई जाने वाली भाषा हिंदी जो है उसमें सबसे ज्यादा समाचार पत्र निकलते हैं। आज गूगल, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर भी हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी जो है हिंदी के माध्यम से गूगल को चला रहे हैं, फेसबुक को चला रहे हैं, ट्विटर को चला रहे हैं। इन सबके चलते हिंदी जो है और अधिक सक्षम और क्षमतावान बनती जा रही। मतलब आने वाले जो भी कुछ नए नए जो संसाधन है उसमें हिंदी जो है एक सक्षम भूमिका निभा रही है। ये हो गई थोड़ी सी प्रयोजन मूलक हिंदी की आज की क्या स्थिति है, और उसके आधार पर हमें ये महसूस होगा कि आज हिंदी हर क्षेत्र में काम करने के लिए वहां पे तैयार हो रही है। लेकिन अर्थात हमारे पाठ्यक्रम का मुद्दा जो है इसके आगे से शुरू हो जाता है कि इसके बाद भी, मतलब इतना होने के बावजूद भी, किंतु परंतु जिसको कह सकते हैं कि हिंदी के सामने आज बहुत सारी समस्याएं हैं, आज बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां कौन कौन सी है उसमें थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिएगा, हिंदी की पहली चुनौती है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद, मतलब अंग्रेजी, चीनी और हिंदी, अगर इन 3 भाषाओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की भाषा चीनी है, उसके बाद अंग्रेजी आ जाती है और उसके बाद हिंदी आ जाती है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद भी आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र में भाषा के तौर पर शामिल नहीं हो चुकी है। मतलब जिसको विश्व भाषा हम कह सकते हैं। अंग्रेजी को विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त है, चीनी भाषा को भी वहां पे विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिंदी को आज तक वो दर्जा जो है प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में जो भाषाएं होती है उसमें वो आज तक शामिल नहीं हुई है। दूसरी चुनौती क्या है? हिंदी में भाषिक क्षमता है वह आसानी से
विश्व भाषा भी बन सकती है, लेकिन आंतरिक गतिविधियों के कारण, आंतरिक विरोध के कारण वो हो नहीं पा रहा है। तीसरी चुनौती है, हिंदी को देश से ही विरोध होना विडंबना है। मतलब ये बात आज़ादी के बाद से शुरू हुई है, तब आज तक वो चल रही है। मतलब हिंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना, उसके लिए कुछ देशी बातें ही हमारे वहाँ पे समस्या के रूप में है। अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनने में हमारे देश के ही कुछ राज्य जो है या राजनीतिक पक्ष जो है वहाँ पे उसका विरोध कर रहे हैं। ये भी एक विडंबना है, अर्थात ये भी एक चुनौती हम कह सकते हैं। अगली चुनौती है, गैर हिंदी राज्यों का विरोध भी एक चुनौती वहां पे हम मान सकते हैं। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए उसको समर्थन नहीं देते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। दुनिया में अनेक भाषाओं में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन, अनुसंधान और लेखन कार्य हो रहा है। मतलब आज अंग्रेजी होने दीजिएगा, मंडोरियन चीन की भाषा जो है वो होने दीजिएगा, आज इसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर, विज्ञान और तकनीक को लेकर विस्तृत क्षेत्र में उसका अध्ययन और अनुसंधान हो रहा है और साथ ही साथ उसमें लेखन भी किया जा रहा है, परंतु हिंदी में उसकी कमी दिखाई देती है। अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में लेखन कर्म जो है, उसका अनुसंधान जो है वो हिंदी में थोड़ी सी उसकी कमी है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये भी एक हिंदी की चुनौती है। हिंदी में ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ज्ञान प्रधान साहित्य की कोई रचनात्मक परंपरा कायम नहीं हो पाई है। मतलब क्या है कि ज्ञान विज्ञान से थोड़ी सी हमारी हिंदी जो है अभी अछूती ही है। मतलब उस प्रकार का साहित्य जो है, उस प्रकार की रचनाएं जो है, उसकी एक लंबी परंपरा वहां पे हिंदी में नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ अगली चुनौती है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की भी एक चुनौती हम उसको मान सकते हैं। मतलब हमने देखा था कि प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेषता है, आज हर क्षेत्र में हिंदी काम कर रही है, तो वो किसके बलबूते पर कर रही है? प्रयोजन मूलक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर वहां पे काम कर रही है। तो दिन ब दिन नए नए जो संसाधन, नए नए जो रिसर्च, नए नए शोध वहां पे अनुसंधान किए जा रहे हैं, उसके साथ जो भी कुछ बातें वहां पे आ जाती है टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाती है, ये पारिभाषिक शब्दावली बनाने का भी एक चुनौती या उसकी समस्या जो है हिंदी की आज है। अगली चुनौती है हिंदी की वृद्धि पूर्णतः आर्थिक गति पर निर्भर है। मतलब हम हिंदी का विकास अगर देखेंगे तो वो पूर्णतः आर्थिक स्थिति पर या आर्थिक गति उसकी कैसी है उसके ऊपर निर्भर है। अर्थात रोजगार पर हिंदी की प्रयोजनीयता अवलंबित है। मतलब हिंदी में जितने ज्यादा रोजगार वहां पे निर्माण होंगे, उतना विकास जो है हिंदी का होगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि चुनौती के स्तर पर बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे कही है कि एक तो आर्थिक गति हिंदी की कैसी है, दूसरा विज्ञान और तकनीक को लेकर जो भी रचनाएं लिखनी चाहिए उसकी एक परंपरा होनी चाहिए, वो भी हिंदी में कमी है। साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान में जो भी कुछ अनुसंधान किया जाता है, लेखन किया जाता है, उसकी भी कमी हिंदी के साथ वहां पे दिखाई देती है। गैर हिंदी राज्यों का विरोध भी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए चुनौती बन गया। साथ ही साथ हिंदी को अपने ही देश से विरोध वहां पे मिल रहा है, तो हो रहा है, तो ये भी एक चुनौती हम कह सकते हैं। और विश्व भाषा बनने की क्षमता होने के बावजूद भी आंतरिक विरोध के कारण वहां पे उसको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक चुनौती है। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में इसको विश्व भाषा का दर्जा आज तक नहीं मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो ये सभी चुनौतियां जो है आपको थोड़ा सा इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सुनते समय चुनौतियां जहां पे मैंने बोल दिया है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा आपको आसानी से लिखने आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रयोजन मूलक हिंदी पेपर क्रमांक 10 के अंतर्गत पहली जो इकाई थी उसको हमने आज समाप्त किया है, और उसके अंतर्गत आने वाले जो उपमद्य थे वो आज पूरे हो चुके हैं। अगले लेक्चर में मैं पेपर क्रमांक 11 जो है हिंदी भाषा, उसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा, ताकि हमें दोनों पेपर जो है निर्धारित समय में पूरे करने हैं। तो अगले लेक्चर में प्रयोजन मूलक हिंदी के बजाय पेपर क्रमांक 11 का पाठ्यक्रम हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।